नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ही बातचीत करेंगे। 20 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में जो लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रकांड पंडित जो लौट कर आ रहे हैं, उनका कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त इतना घमासान मचा हुआ है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए जो महाराष्ट्र की राजनीति, चुनाव को शायद सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर तरीके से कोई ये बता पाएगा कि दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में इस वक्त हो क्या रहा है। वहां इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, लोग ये कह रहे हैं कंफ्यूजन की बहुत स्थिति है। ऐसा क्यों है, किस लिए है? नहीं, मैंने 84-85 ऑनवर्ड्स बहुत सारे चुनाव किए, सभी लगभग चुनाव तब से मैं कवर करता आ रहा हूँ, लेकिन इस जैसा कंफ्यूजन पहले कभी देखा नहीं था। 6-7 पार्टियां हैं, उसके साथ आप समझो हर एक पार्टी का एक एक रिबेल कैंडिडेट है, और दूसरी तरफ से लाए गए कैंडिडेट है, तो 7-8 कॉर्नर कंटेस्ट हर जगह पे है। और इसकी वजह से नतीजे का कुछ अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, ब्रह्मदेव के अगर और भी कोई ऊपर वाला होगा तो उसको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतना कंफ्यूजन महाराष्ट्र में कभी नहीं था। ये थोड़ी सी किसी का अपमान करने के लिए, लेकिन लोग जो राजनीति वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि यूपी बिहार से भी महाराष्ट्र इस बार मुश्किल लग रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा के जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट को या भारतीय जनता पार्टी लेड जो गठबंधन था उसको रिजेक्ट किया था। यूपी में और महाराष्ट्र में दोनों ही जगह अनएक्सपेक्टेडली बीजेपी की सीटें बहुत कम हुई थी। तो ये लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए हैं शायद वैसा ही नतीजा विधानसभा के अंदर आएगा। तो पिछले 3-4 महीनों में ऐसा क्या हुआ, कितना कंफ्यूजन हो गया? सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे। इस बार उनको कुछ अलग सोच उनकी आई और महाराष्ट्र के इलेक्शन हरियाणा के साथ नहीं किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र का अनाउंसमेंट हो गया। तो एक पहली वजह ये। दूसरी वजह, इसके बीच में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो वक्त मिला, उन्होंने जो एडवांस पेमेंट कर दिया, उसका भी एक कुछ थोड़ा सा परिणाम हो जाए, ऐसे सत्ताधारी भाजपा वो सोच रहा है। और तीसरी बात ऐसी कि जो अलायंस, अपोजिशन के अलायंस का जो एक परिणाम होता था, वो एक साथ होने का जो लोकसभा चुनाव में था, वो थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज इतने सारे डाइवर्जेंट फोर्सेस है, एक साथ रहना उनका, उनमें भी कोई दिक्कत हुई होगी। और द वे सेंट्रल आल्सो हेल्प महाराष्ट्र, ये 3-4 चीजें की वजह से महाराष्ट्र का लोकसभा जैसा चुनाव नहीं होगा, ऐसा वातावरण तो हो गया। बट गिरीश जी, एक सवाल यहाँ पे ये कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जितने कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके के किरदार नजर आ रहे हैं, उतने किरदार और उतने पावरफुल किरदार शायद किसी और स्टेट में होंगे। एक दो किरदार होते हैं, आइए तो अखिलेश यादव आपको मिल जाएंगे, योगी आदित्यनाथ मिल जाएंगे, मायावती कभी कभी दिखाई पड़ती, लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उधर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, और फिर उसके अलावा जो टॉपिंग्स पे हैं वो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। और स्पेशल अपीयरेंस में देखा जाए तो प्रकाश अंबेडकर है, राज ठाकरे है, तो बहुत सारे और ओवैसी साहब भी हैं, ओवैसी साहब भी उसमें जुड़ जाते हैं।
हाँ। तो ये जो किरदार, अगर एक एक किरदार के बारे में बातचीत करें, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव होगा वो उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे के बीच में होगा, अजीत पवार बनाम शरद पवार के बीच में होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जो चुनाव रहेगा वो बीजेपी की जो एक सेंट्रलाइज सोच है उसके खिलाफ फेडरलिज्म की एक सोच है, इसका ये चुनाव है। क्योंकि अगर देखा जाए ये जो पार्टी उन्होंने तोड़ी, जो डिफेक्शन कर दिया, ये शिवसेना के 2 शिवसेना हो गए, राष्ट्रवादी के 2 शिवसेना हो गए, वो उन नेताओं को नुकसान पहुंचाना ये एक बात है। वो तो इमीडिएट क्या कहते हैं कि इमीडिएट गेन था, शॉर्ट टर्म गेन था। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन इसमें ऐसा है कि महाराष्ट्र में एक भी नेता स्टेट वाइड नहीं रहा आज, पूरे राज्य को अपने साथ ले जा सके ऐसा एक भी नेता नहीं है। और दिस इज द थॉट बीजेपी ऑलवेज हैज कि बस एक ही सोच हो, ऊपर से दिल्ली तक, कन्याकुमारी तक हम राज कर सके। वो बीच में जो चैलेंज करने वाले होते हैं वो एक के बाद एक चले गए, और वो ये जो हालात है महाराष्ट्र के वो हमारे सामने आ रहे। ये किरदार, ये जो आप बात कर रहे हैं, वो तो एक्चुअली वो तो कठपुतलियां हैं। एक 2-4 नाम छोड़ते तो बाकी तो सारी कठपुतलियां हैं, और उनको जो चलाने वाले वो दिल्ली से ही है। तो ये जो, इसलिए जो इलेक्शन है ये कैरेक्टर्स के खिलाफ अपने आप इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली की सोच वर्सेस एक संघ राज्य की सोच, ऐसे इसको देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो मराठी अस्मिता का प्रश्न है, या मराठी पहचान का प्रश्न है, मराठी मानुस का प्रश्न है, वो हिंदुत्व के सामने खड़ी हो गई है? ऐसे देखा जाए तो मराठी अस्मिता के ये नाम, ये पॉलिटिकल फोर्स कभी भी नहीं था। जब बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे और उनकी पॉलिटिकल पावर पूरे जोर पे थी, तब भी कहीं वो अपने आप पे, अपने बलबूते पे कभी सत्ता नहीं ला पाए। इसलिए मैं ऐसा देखता हूँ कि ये जो रीजनल फोर्सेस का जो एक डिवीजन करने की एक नई राजनीति हो रही है, इसका ये नतीजा है। Unfortunately, Maharashtra never had honest regional party like Tamil Nadu has, like Mamata Banerjee या NTR आंध्र में थे। तो लेकिन NTR का भी अभी ये 2 चीजें हो गई उनकी, तेलंगाना में भी वैसी हालात है। तो ये जो एक रीजनल फोर्सेस को डिवाइड करने की एक जो एक नई सोच है, इसका ये नतीजा है। और दिस इज नॉट महाराष्ट्र अस्मिता, बिकॉज महाराष्ट्र अस्मिता वाज नेवर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स, नेवर ऑन इट्स ओन। सो अगर हिंदू में भी मराठी अस्मिता थी, मराठी, बहुत सारे मराठी एलिट और वो जो कम्युनिटी वाले वो भी हिंदू के साथ थे, लेकिन वो जो एक राज्य से कोई तगड़ा नेता तैयार ही ना हो, नो वन शुड चैलेंज दिल्ली, ये जो एक नई राजनीति हो रही है, इसकी वजह से इतना सारा फैक्शनलिज्म, उसका नतीजा ये है। गिरीश जी, एक सवाल, अब चूंकि जो आपने कहा उससे एक सवाल और निकलता है कि बार बार ये कहा जाता है महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली के सामने सरेंडर नहीं किया, और वो बार बार लड़ता रहा। फिर लोग उदाहरण देते हैं कि मुगल सल्तनत के खिलाफ किस तरीके से शिवाजी या और उसका पेशवा शाही लगातार लड़ते रहे। तो ये दिल्ली बनाम महाराष्ट्र की अगर लड़ाई होती तो उसे 20 कौन पड़ेगा, दिल्ली पड़ेगी या महाराष्ट्र पड़ेगा? इतिहास गवाह है शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक्सेप्शन छोड़ के महाराष्ट्र अनफॉर्चुनेटली हैड टू सरेंडर, ऑलवेज हैड टू सरेंडर। व्हेन इट डिडंट सरेंडर, वो 2 नंबर का ही उनको उनकी पोजीशन सेकेंडरी होती रहती है। यशवंतराव चौहान जी की बात करें, शरद पवार जी की बात करें, अभी शरद पवार जी चैलेंज हो रहे थे 2019 के बाद, अपनी एक अलग सोच, अपनी एक अलग पार्टी, तो उनकी पार्टी को भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो महाराष्ट्र और दिल्ली का एक जो एक कंटिन्यूअस फ्रिक्शन है, संघर्ष कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, और महाराष्ट्र अनफॉर्चुनेटली हैज ऑलवेज बीन द लूजर। इसमें क्या ये जो कोशिश है महाराष्ट्र मराठी बनाम गुजराती का, क्या वो भी एंगल भी है इसमें? वो तो जरूर है, क्योंकि शिवसेना का अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, शिवसेना में उद्धव ठाकरे, उनकी शिवसेना की बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे ये वजह हो सकती है। बिकॉज महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद दिल्ली, दिल्ली से इतना झगड़ा महाराष्ट्र का होता रहा है, वो पानीपत हो, उसके पहले एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, उनका एक एक्सेप्शन छोड़ दे, तो महाराष्ट्र को देयर इज ऑलवेज द फीलिंग दैट दिल्ली इज देयर टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। आपसे कुछ खींच रहा है, दिल्ली छीन रहा है और दूसरे किसी को दे रहा है।
वो जब 60s-70s में शिवसेना जब जन्म हुआ था, तब वो दक्षिण वर्सेस महाराष्ट्र की लड़ाई होती थी। सभी को मद्रासी कहा जाता था और शिवसेना की पहली स्लोगन भी थी, हटाओ लुंगी बजाओ पूंगी। तो वो साउथ इंडिया के खिलाफ संघर्ष था। उसके बाद उन्होंने वो नॉर्थ इंडिया के सामने वो संघर्ष करना शुरू कर दिया। वो भैया कहते थे और वो आंदोलन हुआ, मारपीट हुई, उसकी वजह ये थी। लेकिन वो भी उनको छोड़ना पड़ा, ये भी छोड़ना पड़ा। अब वो संघर्ष है तो महाराष्ट्र के लिए जो कुछ बचा था वो भी दिल्ली आपसे छीन रही है। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द नैरेटिव शिवसेना इज ट्राइंग टू कल्टिवेट। क्या ये नैरेटिव काम कर रहा? काम कर रहा है, नहीं हो रहा, इसका तो फैसला 23 तारीख को ही होगा। लेकिन ये पॉइंट लोगों को नजदीक लगता है, दैट इज फॉर श्योर। इसमें कन्वर्जन कितना होगा और इस कन्वर्जन का सक्सेस ना हो, इसको कन्वर्ट ना हो, इसीलिए तो सारे प्रयास हो रहे कि वो जो डिवाइड होना चाहिए, जो एंटी बीजेपी फोर्सेस है उसका डिवीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं डिवीजन हुआ तो ये जो फोर्सेस है, महाराष्ट्र के ऊपर अन्याय हो रहा है, महाराष्ट्र से कुछ छीना जा रहा है, ये फीलिंग कंसोलिडेट हो जाएगी और इन लोगों को फायदा होगा। वो ना हो, इसलिए तो सब राजनीति चल रही है। ये जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो धारावी के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ये उसका रिफ्लेक्शन है? दिस इज जस्ट मैनिफेस्टेशन वो हो रहा है। लेकिन वो जो उद्योगपति, जिस उद्योगपति के बारे में वो बार बार कहा जा रहा है, सभी पॉलिटिशियंस कह रहा है, ही इज बिकम अ फसाद ऑफ दिल्ली पावर, व्हाट दिल्ली कैन डू फॉर एनी स्टेट। तो ये हमारी सरकार क्यों गिराई? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को वो धारावी का बड़ा प्रोजेक्ट देना था और 200 एकड़ के बदले 500 एकड़ उनको जमीन देनी थी, उनका मुनाफा उसमें होने वाला था। हमारी सरकार क्यों गिराई? क्योंकि सोलर पावर का सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इनको देना था। हमारी सरकार क्यों गिराई? क्योंकि नए जो एयरपोर्ट आने वाले उनके कॉन्ट्रैक्ट इनको देने वाले थे। तो ये जो ही इज बिकम that industrial group has become a kind of a face of anti-Maharashtra machinations of the center. ऐसा हो, ये ऐसी उद्धव ठाकरे और उनके जो साथी है उनकी कोशिश तो चल रही है उनकी। तो क्या ये मुंबई में या महाराष्ट्र के आसपास या मुंबई के आसपास के इलाकों में थोड़ा बहुत रेजोनेंस है गुजराती बनाम मराठी? वो वही तो है। लेकिन उसमें शिवसेना की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये ऐसी पार्टी है, इन्होंने अपनी खुद की वोट बैंक को बंबई से दूर कर दिया। जो 1980 और 1990 के बीच में जो दत्ता सामंत, वो टेक्सटाइल मिल का बड़ा वो जो हड़ताल रही, 10 साल मिल बंबई में बंद हो गई। तो बंद होने से वो जो मराठी मानूस था, वो जो वहाँ का जो लेबर क्लास था, वो यहाँ से चला गया, वो अपने अपने इलाकों में चला गया। तो उससे क्या हुआ कि आउट ऑफ 36 असेंबली सेगमेंट्स इन मुंबई, 36 असेंबली सेगमेंट्स है मुंबई एक शहर में, उसमें से समझो आप 26 असेंबली सेगमेंट्स में नॉन महाराष्ट्रियंस वोटर मेजोरिटी में है। तो ये मुश्किल है समझना कि ये सब कैसे होगा। और जो भी कुछ बचा हुआ मराठी वोट है बंबई में, वो शिवसेना के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इसलिए इनकी सबसे बड़ी कसौटी यही रहेगी। कोंकण के इलाके और मुंबई के इलाके जब तक शिवसेना एक थी, ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, वो वहां पे मजबूत थे और वहां पे वो जीत के भी आते थे। अब जब शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, एक उद्धव ठाकरे के साथ है, दूसरा एकनाथ शिंदे के साथ है, तो इन दोनों मजबूत गढ़ में आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे की पैठ ज्यादा है या एकनाथ शिंदे की पैठ ज्यादा है? अगर ये लोकसभा के चुनाव देखा जाए तो उसमें एकनाथ शिंदे गॉट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो दिस इज एग्जैक्टली द क्राइसिस उद्धव ठाकरे इज फेसिंग। लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट एकनाथ शिंदे को जो मिले हैं वो बंबई और कोंकण में, इसलिए उनसे ज्यादा उनकी जो स्ट्राइक रेट होती है एकनाथ शिंदे के फैक्शन की ज्यादा रही है। और एकनाथ शिंदे फैक्शन एज लॉन्ग एज इट इज पार्ट ऑफ द बीजेपी वो होता रहेगा, और एज लॉन्ग एज ही इज द चीफ मिनिस्टर इस पार्टी विल सर्वाइव। तो इसलिए शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सबसे अहम उनके लिए ये है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ना रहे। जब तक वो मुख्यमंत्री है उनकी पार्टी पूरी तरह से रिंग फेंस, जैसे बोला है, रिंग फेंस की गई है, दैट विल सर्वाइव। तो उसके लिए एक ही उपाय इलेक्टोरल विक्ट्री, वो मिलेगी कि नहीं ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा।
क्या क्या आपको लगता है कि जो बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी थी, जिसको एकनाथ शिंदे अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें कामयाब हो रहे हैं, या लोग उद्धव ठाकरे के साथ होंगे, सिंपैथी उनके साथ होगी, लेकिन चूंकि मसल पावर, कैपिटल पावर, यस, गवर्नमेंट की पावर शिंदे के साथ ज्यादा है, इसलिए उनको थोड़ी कामयाबी मिलेगी? ये इसलिए तो उनको कामयाबी मिलेगी जब तक बीजेपी के साथ है, जब तक चीफ मिनिस्टर है, पूरी मशीनरी आपके लिए साथ काम करती है। ठाकरे की लीगेसी, आई डोंट थिंक एकनाथ शिंदे कैन टेक इट अवे, नो वन कैन टेक इट अवे। वो आई मीन सरनेम तो नहीं ले सकते उनके साथ, वो जो उनका बीच वाला नाम है, वो बाला साहेब, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उसको तो नहीं ले जा सकते। तो लेकिन लेगेसी इलेक्टोरल विक्ट्री देगी कि नहीं, ये सवाल है। लेगेसी तो रहेगी, लेकिन नाम के वास्ते लेगेसी रहेगी और कोई आपके पास कोई नंबर ही नहीं आएंगे तो क्या करेंगे लेगेसी देके। इसलिए एकनाथ शिंदे के लिए सत्ता में रहना और वो भी चीफ मिनिस्टर बन के रहना सबसे अहम है। और यही चीज सबसे अहम उद्धव ठाकरे के लिए भी है कि एकनाथ शिंदे अगर उनको सत्ता भी मिले, वो मुख्यमंत्री ना रहे, क्यों द मोमेंट ही लूजेस द चीफ मिनिस्टरशिप, द कंट्रोल ऑफ दिस शिवसेना एंड द लीगेसी इशू विल बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। आपको क्या लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे अगर मान लो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो क्या ये संभावना है या आशंका है कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी खत्म हो जाएगी, या शिवसेना जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी? नहीं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनने से कुछ उनका ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, जितना एकनाथ ठाकरे मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने से भी, एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री हो तो वो उससे ज्यादा उनका नुकसान होने वाला है। तो उनकी कोशिश ये है कि हमें ना मिले या ना मिले, लेकिन उनको नहीं मिलना चाहिए। एंड दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस इलेक्शन, इफ यू एट ऑल कॉल इट द ब्यूटी। बीजेपी की सोच है, बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजित दादा पवार, तीन पार्टियां साथ है, और यहाँ एमवीए अलायंस है। बीजेपी की ये तीन पार्टियों का, वो तीन पार्टियों का जो इंटरनल फ्रिक्शन है, इंटरनल, वो ऐसा है कि हमें मिले ना मिले वो बात ठीक है, नहीं मिल सकते, लेकिन मेरे अलायंस पार्टनर को ज्यादा ना मिले। सो दिस इलेक्शन एपिटोमाइजेस दिस फीलिंग कि मुझे जीतना नहीं है, वो बात छोड़ दो, मैं जीतूं या हरू, लेकिन मेरे जो साथी है उसको वो ना जीत पाए। तो सभी पार्टियों की कोशिश, दिस इज वेरी यूनिक इन महाराष्ट्र दिस टाइम, इट वाज नेवर द केस। तो आपके कहने का मतलब कि बीजेपी नहीं चाहती एक माफ करें, फडणवीस नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ज्यादा जीते या अजित पवार गुट जीते। करेक्ट, तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी यही चीज है। करेक्ट, वहां भी वो चीज है, क्योंकि अगर वो जो पहले जो सीट शेयरिंग का जो चल रहा था, वो सीटों का बंटवारा चल रहा था, तो वो फ्रिक्शन तो वही था। तो वहां उद्धव ठाकरे वांटेड मोर देन 100 सीट्स, वो कांग्रेस नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो उनके लिए दिक्कत थी। अगर कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहिए, वो बनना चाहती थी, तो उनको सबसे ज्यादा सीट्स कंटेस्ट करनी पड़ेगी। और इसमें सबके बीच में एनसीपी थी, वो या ना यहाँ थी ना वहां थी। तो ये जो महाराष्ट्र का जो 6 बड़े पार्टियों का जो माहौल है, इंटरनल डायनामिक्स है, वो पूरी तरह से बदल गया इस बार। तो क्या आपको लगता है कि जो महायुति है, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में कि अगर भाजपा जीती तो वो स्टेटमेंट उन्हें 24 घंटों में बदलना पड़ा, क्योंकि द मोमेंट ही टॉक्स ऑफ देवेंद्र फडणवीस एज द चीफ मिनिस्टर फेस, वो जो मराठा इशू है वो तब बाहर आ जाता है। इसलिए भाजपा ऑफिशियली नहीं कह रही, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं कह रही, वो शोकेस भी नहीं कर रही कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि जो नाना पटोले कांग्रेस लीडर का वही तो बयान था कि जब तक ये जब से ये शुरू करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट रहेंगे तो ऑपोजिशन के लिए आसान हो जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि मराठा पूरा एजिटेशन है वो एंटी बीजेपी से ज्यादा एंटी देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो ये जो डायनामिक्स है, कास्ट और सोशल डायनामिक्स, दिस मेक्स महाराष्ट्र इलेक्शन यूनिक अगेन। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि पूरे स्टेट का देखा जाए 288 सीट्स है, 288 सीट्स को लेके देयर इज नो सिंगल यूनिफाइंग फैक्टर। कोकण में अलग है, विदर्भ में अलग है, मराठवाड़ा में अलग है, मुंबई में अलग है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में अलग है, और उसमें से भी तो देयर आर एक्चुअली 288 इलेक्शंस महाराष्ट्र इज फाइटिंग दिस टाइम। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस नहीं है?
ऐसा कहना मुश्किल रहेगा क्योंकि इट इज टू अर्ली। वो आरएसएस पूरी ताकत से जो उतरा है बीजेपी के पीछे, तो यही उनकी कंडीशन लेके आए हैं कि फडणवीस जैसा बीजेपी वाला कोई मुख्यमंत्री हो। आरएसएस डजंट वांट एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, दैट्स पब्लिक नाउ, तो सबको मालूम है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनना है तो भाजपा का ही होना चाहिए। एंड कंसिडरिंग देवेंद्र फडणवीस association and support and the links with the RSS, that is assume that he should be the chief ministerial face। लेकिन उसमें और एक नया दौर आया कि जब विनोद तावड़े जैसे भाजपा का नेता है, उन्होंने कल कह दिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा सरप्राइज भी हम दे सकेंगे अगर युति का। so everybody is waiting for the actual result। no one is willing to open their cards। तो क्या सबोटाज भी हो सकता है विद इन बीजेपी कि भाई अगर बीजेपी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ना बने, ये बात एकनाथ शिंदे को भी पता होगी, तो एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बन पाए? तो अभी जो अंडर द सरफेस वो जो कुछ फ्रिक्शन चल रहा है, ऐसे माना जाता है, ऐसे पब्लिकली कहा जाता है, ऐसे पूछा भी गया है बीजेपी के नेताओं को, ऐसे कहा जा रहा है कि देयर आर 15 से 20 सीट ऐसी हैं जो जहां पे एकनाथ शिंदे बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये जो कास्ट इक्वेशन है, जो सोशल इक्वेशन है, इसकी अहमियत इसलिए यहाँ पे है क्योंकि ये पहली बार ये सब बाहर आ रहा है। ये जो गंदगी थी अंडर द सरफेस, वो पहली बार बाहर आ रही है, और इसलिए किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या होगा, क्योंकि असेंबली सेगमेंट छोटे छोटे होते हैं। तो 500, 1000, 2000 की डिफरेंस से हार जीत का फैसला हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, दैट्स मेकिंग महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल। ये अजीत पवार ने क्यों बोला कि जिस तरीके से कहा गौतम अडानी मीटिंग में मौजूद थे, शरद पवार वहां पे मौजूद, उसके पीछे की राजनीति क्या है? एक्चुअली अजीत पवार की उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखी जाए तो ही हैज ऑलवेज बीन इम्पल्सिव। वो भावना, दिस इज एग्जैक्टली अगेंस्ट हिज अंकल। वो वेज खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, ये पूछेंगे अगर शरद पवार जी को, तो उसके लिए वो 10 मिनट सोच के जवाब देंगे। अजीत पवार जी की ऐसी उनका पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है, वो बस मन में आया बोल देते हैं। So he had to retract, and this election has exposed the man and his weaknesses। इतने goof up करते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। So this is, I think, has exposed him really badly। अगर हम अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति कैसी दिखाई पड़ती? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट तो शरद पवार के बाद सबसे बेहतर 73% स्ट्राइक रेट, 17 सीटों पे चुनाव लड़े, 13 पे जीते, और विदर्भा में उनका मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। So this is what actually initially it was thought it will be Congress versus the BJP, and वो सबसे बड़ी जो कुछ सबसे बड़ा संघर्ष होगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के कौन आएगा। लेकिन somewhere in the meanwhile it looks like the way RSS has helped BJP, the way the BJP has organized everything, BJP may have edge as far as the single largest party is concerned। तो कांग्रेस को because of infighting, because of friction within the MVA, actually Congress had played the game very smartly। It's very unlike of Congress to play game very smartly। विदर्भा में especially the caste equation, social equation perfect चल रहा था, लेकिन somewhere जो एक थोड़ी सी हवा कम हो जाती है, कहते हैं ना हम लोग, तो वो थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस has and now again it's picking up towards the end। So it's no one knows what exactly is ahead। What is one single issue which is defining this election? No single issue, that is the problem। No single issue। Yeah। So विदर्भा और मराठवाड़ा बटेंगे और कटेंगे की बात कर रही, इसका ग्राउंड पे कुछ है? This is the proof that there is no single issue। बीजेपी के लिए वही आखिरी चारा है, the last resort now। They has to have kind of a consolidation of so-called Hindu votes, you know। But fortunately for Maharashtra that isn't working। बटेंगे कटेंगे, लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो कुछ कोई बटा नहीं है ना कभी कटा है। तो ये जो मिसप्लेस प्रायोरिटीज हो गई है, यही तो प्रूफ है कि महाराष्ट्र में एक सिंगल इशू नहीं है अनफॉर्चुनेटली। विदर्भ मराठवाड़ा में देखा जाए एग्रेरियन क्राइसिस बिग टाइम प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। सोयाबीन और कपास के जो प्राइसेस है वो पूरा
उसके ऊपर बीजेपी का पॉलिसी, आई मीन इट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन दैट फ्रंट। नॉर्थ महाराष्ट्र में ऑनियन प्राइसेस, प्याज की कीमतें, वो बड़ा इशू है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इश्यूज है। देयर इज नो अनफॉर्चुनेटली सिंगल इशू दैट बाइंड्स महाराष्ट्र पॉलिटिकली। इस पिछले दिनों जो 3 मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर चल रहे थे, एक तो मराठा आरक्षण का मुद्दा था, कुणबी आंदोलन जिसे कह सकते हैं, मनोज जरांगे पाटिल का। दूसरा जो ओबीसी का आंदोलन था। तीसरा जो धनगढ़ का आंदोलन था। ये तीनों अगर आंदोलन को अगर हम देखें, जो प्रदर्शन ये धरने चल रहे थे, ये किस दिशा में चुनाव को प्रभावित करेंगे, किस पार्टी को नुकसान करेंगे, किस गठबंधन को नुकसान करेंगे? सिर्फ जब मराठा आंदोलन चल रहा था तब लग रहा था कि ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि मराठा इन मॉस इफ दे वोट फॉर द एमवीए बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन हरियाणा के नतीजे आ गए, और हरियाणा में जो बीजेपी ने किया वो वही यहाँ पे कर रहे। 330 तक बीजेपी ने ओबीसीज के छोटे छोटे मीटिंग्स, ग्रुप्स जो इलेक्शन के दौरान किए जाते हैं, 330 तक बीजेपी की ऑफिशियल उनकी संख्या है। तो वो जो मराठा वर्सेस ओबीसी, ये जो बात करनी चाहिए थी, करनी पड़ी बीजेपी को, वो उन्होंने सक्सेसफुली कर दी। तो मराठा एजिटेशन थोड़ा सा ओबीसी एजिटेशन और ओबीसी कंसोलिडेशन से न्यूट्रलाइज हो गए, ऐसे हम कह सकते हैं। इसके बीच में जो धनगर आरक्षण वगैरह ये जो इशू आ गए, तो बीजेपी ने उनको सब क्लासिफिकेशन का डिसीजन लेके उसको भी न्यूट्रलाइज करने का सोचा, एंड द डिसीजन वाज टेकन। तो यानी कि क्या हो गया, वो दलित और हिंदू दलित एक अलग अलग उसमें से भी डिवीजन हो गया। तो इसमें से कौन किसको कितना वोट करेगा, this is again, that's why it's a mystery. There are too many slices within the slicing also. तो आपने तो महाराष्ट्र का दौरा भी किया होगा चुनाव के दौरान, अब आपका सेंस क्या है? मुझे लग रहा है कि ये जो डिवीजन है वो बहुत ही सारा काम करेगा, और ये राजनीति के ऊपर उठ के जो एक कंट्रोल होता है ना, वो काम ना करे, यही जैसा हमारी प्रार्थना है। जैसे कि समझो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके उभर आई, अलायंस ना हो लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वर्सेस द एमवीए व्हिच इज एन अलायंस बट नॉट अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। समझो आजकल के ये जो राज्यपालों का जो बर्ताव रहा है, तो उसी तरफ से अगर बीजेपी को पहला बुलावा आ गया तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता है डेमोक्रेसी का और गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। तो मोर देन द पॉलिटिकल आउटकम, the Raj Bhavan maneuvering will unfortunately may set in, you know। और वो जब तरीका वो जब होता है कि पार्लियामेंट सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली को रखा जाए, प्रेसिडेंट रूल लाया जाए और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, दैट शुडंट बी द केस। दैट्स व्हाट वी आर ऑल होपिंग फॉर एक्चुअली। आपको लगता है कि लास्ट मिनट पे अजीत पवार या शरद पवार एक दूसरे इधर उधर भी जा सकते हैं? अजीत पवार, शरद पवार, ये आई मीन नाउ व्हाट इज हैपन, यू नो, द डिवीजन, वो जो डिफेक्शन है वो बहुत सारे पर्सनल लेवल पे आ गए। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर पार्टी अगर किसी ने छोड़ी तो वो अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करता था, एक बातचीत होती रहती थी, संवाद होता था। लेकिन आजकल ये जो नए डिफेक्शंस हो रहे हैं ना, दे आर इंजीनियर्ड डिफेक्शंस, नॉट नेचुरल डिफेक्शंस। वो उसकी वजह हो सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कोई संवाद नहीं है, जस्ट एनिमोसिटी, पूरी दुश्मनी जैसा माहौल है। तो वो भी कौन किसके पास जाएगा, वापस जाएगा, ये पता नहीं चलता। बीच में अजीत पवार के आदमी ने कह दिया कि वो हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। उन्होंने और एक बात कही थी कि एकनाथ शिंदे भी मराठा के इशू पर कांग्रेस और कुछ भी हो सकता है, दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट में। सो दिस इज अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन इन महाराष्ट्र। ओके, गिरीश कुबेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।